हेलो गाइस, दिस इज किशन फ्रॉम किशन मैथ्स। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पिछली बार जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें परसेंटेज से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए जो भी पीडीएफ्स होगा, यानी इसके सेशन के बाद जैसे ही वीडियो खत्म होगा तो आप लोग किशन मैथ्स के टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को पीडीएफ भेज दिया जाएगा। पीडीएफ और जो ये टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने लोग पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है 1 किग्रा चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। वृद्धि रुपए 10 है। वृद्धि रुपए 10 है तो चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है चीनी का नया मूल्य ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, चीनी के मूल्य में 25% की क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि 25% की क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी कि 25% को यदि मैं फ्रैक्शन में लिखूँ तो आएगा क्या, 1/4। यानी कीमत पहले 4 थी तो उसमें 1 बढ़ गया, 5 हो गया। यानी कि पुरानी कीमत 4 थी, 1 बढ़ गया, ये हमारी नई कीमत हो गया। ये कीमत कौन सी थी, तो पुरानी। और पुरानी को हम एक वास्तविक मूल्य भी कह सकते हैं। और जो 5 है ना, ये क्या है, नया मूल्य। कह रहा है ना, तो एक बात बताओ आप मुझे, पुराना मूल्य 5 था, 4 था और 5 हो गया है, कितना बढ़ा, 1, 1 बढ़ा। और कह रहा है ना वृद्धि रुपए 10 है, यानी कि इस 1 की वैल्यू दे रखी है 10। तो कह रहा है चीनी का नया मूल्य ज्ञात करें। नया मूल्य क्या है, 5। ये कितना गुना था, 10 गुना था, तो इसको भी हम लोग 10 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 50। यानी जो चीनी का नया मूल्य है ना, वो है 50 रुपये। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, परसेंटेज से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको मैंने इस तरह से फ्रेम किया है कि पहले लो लेवल, फिर मॉडरेट, फिर हाई लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि अगर कोई व्यक्ति नया भी है या कोई स्टूडेंट नया है जो फिर मतलब कि शुरुआत से पढ़ रहा है, उसको भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन को पढ़िए और बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है ना, एक सरकारी नीति में प्याज के मूल्य में 35% की वृद्धि की जाती है। एक व्यक्ति को प्याज की खपत को कितना प्रतिशत कम करना चाहिए कि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बात बताइए आप लोग, चीनी के मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है, तो 35%। यदि मैं इसको फ्रैक्शन में करूँ तो आएगा कितना, 7/20। यानी कि प्याज की मूल्य यदि पहले 20 रुपए थी तो अब बढ़ के कितनी हो गई है, 27। ठीक है, अब बढ़ के कितनी हो गई है, 27। यानी 20 और ये 27। ये प्राइस का रेशियो क्या था, पहले 20 था और बढ़ के कितना हो गया, 27। तो हमारा कंजम्पशन जो होगा ना, कंजम्पशन इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, 27 और 20 हो जाएगा। कैसे, इसका ठीक उल्टा। मान लीजिए एक जैसे चीनी की कीमत जो है ना पहले 3 रुपए है, बढ़ के उसकी कीमत 4 रुपए हो गई। पहले चीनी की कीमत 3 रुपए है और बढ़ के उसकी कीमत 4 रुपए हो गई। कोई बंदा पहले 12 रुपए ना कुल खर्च करता था चीनी खरीदने पे। तो एक बात बताओ मुझे आप, पहले 12 रुपए में कितने किलो चीनी आएगा, तो 4 किलो चीनी आएगा। और जब दाम बढ़ गया, बढ़ के 4 रुपया हो गया, तो 12 रुपए में कितने किलो चीनी आएगा, 3 किलो चीनी आएगा। तो आप देख रहे हो जैसे प्राइस का जो रेशियो है 3:4, क्वांटिटी का रेशियो भी है ना, ठीक इसका उल्टा हो जा रहा है। कब, जब हमारा एक्सपेंडिचर यानी कि ये जो खर्च है वो पहले भी उतना ही था और आज भी उतना ही है। ठीक उसी तरह इसमें क्या कहा गया है कि व्यय में कोई वृद्धि ना हो, यानी व्यय पहले जितना ही रहना चाहिए। जब व्यय पहले जितना ही रहेगा तो क्वांटिटी का जो रेशियो होगा वो सीधे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। या फिर कंजम्पशन का जो रेशियो होगा ना वो सीधे उल्टा हो जाएगा। प्राइस अगर इस रेशियो में, वो उसका ठीक क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि पहले खपत 27 होती थी,
या पहले खपत 27 केजी होती थी, तो अब उसकी खपत हो गई है 20 केजी। तो अब उसकी खपत हो गई है 20 केजी। तो एक बात बताओ मुझे आप, कितनी की कमी हुई है? 7 की कमी हुई है। पहले 27 किलो खपत था, अब 20 किलो खपत हो गया है। तो कितने की खपत में कमी हुई है? 7 की। कितने पे? 27 पे, गुना 100। हमें पता चल जाएगा क्या? 700 बटे 27। तो हम भाग करते हैं तो कितना आ सकता है? 27 भगे 700, 27 तिया 81, यानी 2 मर्त में जाएंगे तो कितना? 54, 16, 0, 135, 6, 7 छक 42, 2 हाथ में लगल 4, 12 4 16, यानी लगभग लगभग जो है ना 26%, लगभग लगभग 26% उसके खपत में है ना कम कर देना चाहिए। 26% उसके खपत में क्या करना होगा? लगभग लगभग कमी करना होगा। ठीक है। और अगर वो 26% अपने खपत में कम कर देता है तो उसके खर्च में ना किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। ठीक है। तो हम लोग अपने आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने से कोई व्यक्ति उस पर आने वाले खर्च को कितना प्रतिशत से घटा या बढ़ा दे कि उसकी खपत 20% से बढ़ जाए, उसका खपत 20% से बढ़ जाए। एक बात बताओ आप मुझे, कह रहा है ना उसके मूल्य में कितना वृद्धि किया गया है? 25%। कह रहा है उसके खर्च को कितना प्रतिशत से बढ़ा या घटा दिया जाए कि उसकी खपत जो है ना 20% से बढ़ जाए। एक बात बताओ मुझे, प्राइस इंटू कंजम्पशन ये बराबर होता है किसके? एक्सपेंडिचर के। प्राइस मतलब कहने का मतलब क्या? मूल्य। और ये कंजम्पशन कहने का मतलब क्या है? खपत। और एक्सपेंडिचर कहने का मतलब क्या है? मेरा खर्च। जैसे कि मान लो चीनी की कप कीमत जो है ना 10 रुपये प्रति केजी है और आपके घर में 5 केजी चीनी हर महीने लग जाता है, तो खर्च आपका कितना आ गया? 50। 50 आ गया खर्चा। तो कह रहा है ना इस मूल्य में जो है ना 25% की वृद्धि हो जाए, और कह रहा है क्या? खपत जो है ना 20% से बढ़ जाए। तो हमारा खर्च है ना कितने प्रतिशत से घट या बढ़ जाएगा? एक बात बताओ, एक तो दाम बढ़ गया, ऊपर से आप खपत बढ़ा दे रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है एक्सपेंडिचर जो है ना वो बढ़ जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है वो एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। एक बात बताओ आप मुझे, 25% क्या हो रहा है? बढ़ जा रहा है। चीनी की कीमत 25% बढ़ गई, यानी कि प्लस 1/4। यानी पहले चीनी की कीमत 4 थी, 1 बढ़ गई। अब कितनी हो गई चीनी की कीमत? 5। यानी प्राइस का रेशियो कितना है? 4:5। ठीक है। और कह रहा है ना जो खपत है ना 20% से बढ़ जाए। एक बात बताओ, 20% बराबर क्या होगा? 1/5। और खपत जो है ना बढ़ जा रही है, यानी खपत पहले 5 किलो थी तो 1 किलो आज बढ़ गई, 6 किलो हो गई। यानी कंजम्पशन जो हमारा है वो 5 था पहले, 1 बढ़ गया, 6 हो गया। एक बात मुझे बताओ, पहले चीनी की कीमत थी 4 रुपये और खपत थी 5 केजी, तो खर्चा कितना होगा? 20 रुपये। अब जो है ना चीनी की कीमत 5 हो गई, चीनी की कीमत अब 5 हो गई और कंजम्पशन 6 किलो हो गया, तो अब खर्च कितना होगा? टोटल 30 रुपये खर्चा होगा। पहले खर्च आता था 20 रुपये घर में, अब खर्च आ रहा है 30 रुपये घर में, तो कितना खर्चा बढ़ गया भाई? 10 रुपये। कितने पे बढ़ गया भाई? तो 20 रुपये पे, गुना 100, तो कितना आया? 50%। यानी कि 50% से जो है ना उसका खर्चा क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। 50% से उसका खर्च क्या होगा? बढ़ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए और बनाइए। कह रहा है कोई व्यापारी अपनी खाद्य वस्तु की कीमत को 10% कम करता है, तो खाद्य वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा? खाद्य वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा कि उसके खाद्य मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो? कह रहा है एक व्यापारी अपनी खाद्य वस्तुओं की कीमत को 10% कम करता है, तो खाद्य वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगा कि उसके खाद्य मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो? 10% क्या करता है? कम करता है, यानी कि -1/10।
यानी कीमत पहले 10 थी, उसमें 1 की कमी कर दी, तो कीमत कितनी हो गई? 9। अब फिर कह रहा है ना कि अब उसकी जो कीमत है ना, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करे कि खाद्य मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। यानी कि पहले जो 10 था ना, उसको अब 9 से फिर 10 जाना है। तो आप मुझे बताओ अपनी कीमत में कितनी बढ़ाएगा? 1 बढ़ाएगा, कितने पे? 9 पे गुना 100 कितना आया? 11.1/9%। आंसर जाएगा हमारा बी। यानी कि वो अपनी कीमत को क्या करेगा? 11.1/9% से यदि बढ़ा दे, तो क्या होगा? वो अपने पुरानी कीमत पे पहुँच जाएगा। जैसे हम दूसरे तरीक़ा से देख सकते हैं क्या? कारण वस्तु की कीमत 10% से कम करता है। मान लो मैंने वस्तु की कीमत 100 है, इसको अगर 10% से कम कर दिया जाए, तो अगर 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 10, और 10 से कम कर दिया जाए तो वस्तु की कीमत कितनी हो गई? 9। अब कह रहा है इस वस्तु की कीमत में कितनी वृद्धि की जाए कि वस्तु के मूल्य में, खाद्य मूल्य में कोई परिवर्तन ना हो। तो आप क्या करोगे? 10 बढ़ाओगे। इस 90 में क्या करोगे? 10 बढ़ाओगे। कितना बेस पे? 90 बेस पे बढ़ाओगे, गुना 100, यानी 11.1/9% आपको क्या करना होगा? मूल्य बढ़ाए हुए तो आप पुराने अपने रेट पे पहुँच जाओगे। ठीक है? आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5। चीनी का मूल्य 10% घटने के कारण राम चीनी का मूल्य 10% घटने के कारण राम जो है ना, 100 रुपए में 5 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद सकता है। तो चीनी का जो है ना वास्तविक मूल्य कहने का मतलब इसकी पुरानी कीमत कितनी थी, ये बताइए। एक आप मुझे बात बताओ, 10% क्या हो रहा है? घट जा रहा है। चीनी का मूल्य 10% घट जा रहा है, यानी कि -1/10। यानी कीमत पहले 10 थी, घट के कितनी हो गई? 9। प्राइस का रेशियो यही होगा। और एक्सपेंडिचर जो है ना वो सेम है, और कितने रुपए दे रखा है? 100 रुपए दे रखा है। एक बात बताओ, एक्सपेंडिचर पहले भी उतना ही था, आज भी उतना ही है, तो हमारा जो कंजम्पशन या फिर क्वांटिटी होगा, उसका रेशियो क्या होगा? इसका ठीक प्राइस का जो रेशियो होगा उसका ठीक उल्टा होगा। 9:10। 9:10। तो एक बात बता मुझे, क्या कह रहा है? 10% घटने के कारण 100 रुपए में 5 किलोग्राम ज़्यादा चीनी खरीद सकता है। पहले वो 9 यूनिट चीनी खरीदता था, अब खरीद रहा है 10 यूनिट। कितना यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है भाई? तो 1 यूनिट ज़्यादा खरीद रहा है। और प्रश्न में इसी 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है कितनी? 5 किलो। प्रश्न में इसी 1 की वैल्यू दे रखी है क्या? 5 किलो। एक बात बताओ, तो फिर 9 की वैल्यू कितनी होगी? 5 गुना कर देंगे इसको भी हम लोग। ये 5 गुना है, तो इसे भी हम लोग क्या कर देंगे? 5 गुना कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 45। यानी पहले की खपत 45 केजी थी, और इस 10 में क्या करेंगे? 5 से अगर गुना कर देते हो तो ये 50 किलो, यानी आज उसकी खपत है 50 किलो। तो एक बात मुझे बताओ, 100 रुपए में वो पहले जो है ना 45 केजी खरीदता था। 100 रुपए में वो पहले 45 केजी खरीदता था, तो 1 केजी कितना में खरीदेगा भाई? तो 100/45, यानी कि 20। 5 से काटा मैंने तो 20, 5 से काटा तो 9, यानी कि 2.2/9 रुपए में वो पहले खरीदता होगा। 2.2/9, यानी चीनी की वास्तविक कीमत कितनी निकल के आई? 2.2/9। यदि हमसे पूछता चीनी की वर्तमान कीमत कितनी है, तो एक बात बताओ, वर्तमान खपत कितनी है? 50 किलो। 50 किलो क्या है हमारा वर्तमान खपत है। ये 50 किलो कितने रुपए में मिलते हैं भाई? तो 100 रुपए में। 100 रुपए में इसको 50 किलो मिलते हैं वर्तमान समय में। सॉरी, यहाँ पे 50 होगा। 50 किलो मिलते हैं कितना? 100 रुपए में। तो 1 किलो की कीमत कितनी होगी? 2 रुपए। और ये 2 रुपए क्या होगा हमारा? वर्तमान मूल्य होगा। वर्तमान मूल्य होगा। और ये जो निकल के आया है ना, ये पहले का मूल्य होगा, यानी बढ़ने या घटने से पहले जो रहा होगा ना प्राइस, वही है। इसको हम लोग कहते हैं वास्तविक मूल्य। वास्तविक मूल्य यहाँ पे दे भी रखा है चीनी का वास्तविक मूल्य, बताइए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% और फिर 20% से बढ़ाया गया। 10% बढ़ाया गया, फिर 20% से बढ़ाया गया, तो कह रहा आखिरी बार बढ़ाया गया मूल्य 33 रुपये है।
तो मूल्य मूल मूल्य मूल्य क्या था? यानी हमारा ओरिजिनल जो प्राइस था ना, वो क्या था? मैंने मान लो कि जो प्राइस मेरा पहले 100 रुपए था, इसको है ना पहले 10% से बढ़ाते हैं। तो अगर 100 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा? 10। और इस 100 को अगर 10 से बढ़ा दें तो कितना हो जाएगा? 110। और फिर कह रहा है ना, इसको 20% से हम लोग क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। यदि हम 110 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 22। जब इसको हम 22 से बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 132। कितना हो जाएगा? 132। और कह क्या रखा ना कि आखिरी बार बढ़ाया गया मूल्य 33 है। यानी कि जब हम आखिरी बार बढ़ा देते हैं तो जो हमारा मूल्य है ना वो 33 हो जाता है। यानी कि इस 132 की वैल्यू जो है ना वो 33 दे रखी है। तो कह रहा है हमारा मूल मूल्य क्या था? हमारा मूल मूल्य कितना था? 100। यानी हमको अब 100 की वैल्यू निकालनी है। एक बात बताइए, 132 बराबर है 33 के, तो एक बराबर होगा किसके? 33 बटे 132, काटेंगे तो कितना आएगा? 1/4। तो 100 हमारा कितने के बराबर होगा? 100 गुना 1/4 यानी कितना? 25। यानी हमारा जो ओरिजिनल प्राइस था वो कितना था? 25, जिसमें 10% और फिर 20% बढ़ाने के बाद वो कितना हो गया था? 33। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए और खुद से करने का प्रयास कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 6 हो गया है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए लोग। कह रहा है ना, परिष्कृत मूंगफली के तेल में 20% वृद्धि के कारण एक परिवार 180 रुपये में 1 किलो कम तेल खरीदने के लिए बाध्य है। तो कहता है परिष्कृत मूंगफली के तेल की वृद्धि के पहले की कीमत ज्ञात करें। एक बात मुझे बताओ, मैंने आपको क्या कहा था? तेल की कीमत में 20% की क्या हो जा रही है? वृद्धि हो जा रही है। यानी कि +1/5। यानी तेल की कीमत 5 थी पहले, तो अब 1 बढ़ गई, कितनी हो गई? 6। और एक्सपेंडिचर जो पहले भी था वो आज भी एक्सपेंडिचर है। तो आप मुझे बताओ क्वांटिटी का रेशियो क्या होगा? मैंने बोला जब एक्सपेंडिचर सेम होता है ना, तो क्वांटिटी का रेशियो जो होता है ना, प्रिंसिपल के जो प्राइस होता है ना उसके रेशियो का ठीक उल्टा होता है। यानी कि ये 6 होगा और ये 5 होगा। यानी पहले उसकी खपत थी 6 किलो, अब उसकी खपत हो गई है 5 किलो। कितने की कमी आ गई है? तो खपत में 1 किलो की कमी आ गई है। और इस 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो आप और देखो, 180 रुपये में 1 किलो कम तेल खरीदने के लिए बाध्य है। यानी इस 1 की वैल्यू दे रखी है 1 केजी। यानी कि सीधा-सीधा कहूँ तो 1 गुना। तो 5 की वैल्यू पूछूँ तो क्या? इससे भी 1 से गुना करेंगे तो 5 किलो। और 6 की वैल्यू पूछूँ तो मैं, इससे भी 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 किलो। यानी पहले हमारी खपत थी 6 किलो, अब हमारी खपत 5 किलो हो गई है। क्यों? तो भाई तेल की कीमत में 20% बढ़ जाने के कारण। कह रहा है ना, 180 रुपये में 1 किलो कम तेल खरीदने के लिए बाध्य है। तो वृद्धि से पहले की कीमत निकाल के याद करना है हमको। एक बात बताओ, वृद्धि से पहले जो वो 6 किलो खरीदता था 180 रुपये में, तो 1 किलो खरीदता था कितने रुपए में? 180 बटे में 6 यानी कि 30 रुपये में वो क्या खरीदता था? 1 केजी खरीदता था प्रति किलो। यानी कीमत से पहले उसका रेट क्या होगा? 30 रुपये प्रति किलो। आंसर हमारा क्या होगा? आंसर होगा डी। और यदि मैं इस क्वेश्चन में पूछता आपसे कि अब वो कितने किलो तेल खरीद रहा है? तो 5 किलो तेल खरीद रहा है। अभी तेल का क्या रेट है? तो आप क्या कहोगे? 5 किलो तेल में 5 किलो तेल खरीदता है वो कितने रुपए में? तो 180 रुपये में। तो 1 किलो तेल खरीदेगा वो कितने रुपए में? तो 180 बटे में 5 यानी कि 36 रुपये में जो है ना, अब अभी के टाइम में वो तेल खरीदेगा। लेकिन हमारा क्या पूछ रहा था? जो पहले की कीमत जो है ना, वृद्धि मूँगफली के तेल में वृद्धि के पहले की कीमत क्या ज्ञात कीजिए। तो हमारा आंसर कितना था? 30। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है ना, एक कलम की कीमत 10% घटा दी जाती है। उस कलम को मूल कीमत पर लाने के लिए नई कीमत को बढ़ाना होगा। एक बात बताओ मुझे आप, जो कलम है उसकी कीमत को क्या 10% से घटा दिया जाता है? यानी कि -1/10। यानी कीमत पहले 10 थी, घटा के कितनी कर दी गई? 1 घटा के 9 कर दी गई। ये 10 क्या है हमारा? ओरिजिनल मूल्य है। और ये n के 9 क्या है हमारा? नया मूल्य है। यानी जो है ना, ये ओरिजिनल है, ओरिजिनल प्राइस है। और यह
जो है ना, ये हमारा न्यू प्राइस है। पहले कीमत थी 10, 1 घट गई, अब कीमत हो गई 9। कह रहा है ना कि इस कलम को इसकी मूल कीमत पर लाने के लिए कितने से बढ़ाना होगा? तो 9 को आपको 10 बनाना है तो कितना बढ़ाना होगा? 1। कितने पे भाई? तो 9 से जाना है यहाँ तक, तो 9 पे गुना 100, यानी 11.1 1/9% आपको क्या करना होगा भाई? बढ़ाना होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर बी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन को पढ़िए। 1 मिनट, यहाँ तो क्या सही था क्या? नहीं, एक इसमें आप एक नया जो है ना ऑप्शन जोड़ लीजिए, जिसमें होगा 11.1/9%। थोड़ा सा सिमिलर दिख रहा था इसीलिए मैंने इसको मार दिया था, ये नहीं होगा, ये होगा 11.1/9%। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। कह रहा है ना, ₹100 की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तो तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है? तो मान ₹100 की एक वस्तु है, इसकी कीमत को पहले 10% से हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। यदि 100 का मैं 10% निकालूँ तो कितना आएगा? 10, और 100 में 10 जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा? 110, और फिर इसकी कीमत को 10% और बढ़ा देते हैं, तो 110 का 10% निकालेंगे तो आएगा 11, और 110 में जब 11 हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 121। तो कारण तदनुसार कुल कितने रुपए हो जाती है? कितने रुपए हो जाती है भाई? 121 रुपए। यानी 100 रुपया जो आपका है 10% और 10% दो वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा भाई? तो 121 रुपया हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है, जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाता गया, साइकिल का मूल्य 20% कम किया गया, तो बिक्री की गई साइकिलों की संख्या 20% बढ़ गई, तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा? एक बात मुझे आप बताओ, मूल्य गुना खपत, मैंने बताया था ना, ये किसके बराबर होता है? टोटल खर्च या फिर बिक्री को, कुल बिक्री, इसके बराबर होता है। कह रहा है ना, साइकिल के मूल्य में 20% कम किया गया है। साइकिल का मूल्य 20% से क्या गया है? घटा दिया गया है, यानी -1/5। यानी कीमत पहले उसकी कितनी थी? 5, 1 घटा दिया गया तो कीमत कितनी कर दी गई? 4। अब कह रहा है ना, साइकिलों की संख्या 20% बढ़ जाती है, यानी कि जो बिक्री है ना साइकिलों की, वो 20% से क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। यानी 20% को यदि फ्रैक्शन में कर दें तो +1/5, यानी बिक्री यदि पहले 5 थी तो अभी 1 बढ़ गई, बढ़ के कितनी हो गई? 6। यानी जो बिक्री है वो 5 थी, बढ़ के कितनी हो गई? 6। तो मैं पूछूं, पहले ₹5 मूल्य थे और 5 बिक्री थी, तो टोटल कलेक्शन कितना होगा? ₹25 का। अब जो है ना, रेट है ना ₹4 है और बिक्री 6 पीस है, तो टोटल कलेक्शन कितना होगा? 6 चौका 24 का। आप देख रहे हो ना, पहले कलेक्शन आता था ₹25 का, अभी कलेक्शन आ रहा है ₹24 का। तो जाहिर सी बात है, जो दुकान की बिक्री है ना वो कम हो गई है। कितनी कम हुई है? तो 1 भाई कम हो गई। कितने पे? 25 पे गुना 100, यानी कि कितना आया? -4%। माइनस ये दर्शाता है ना कि उसका दुकान का जो टोटल कलेक्शन जो होता था वो 4% से क्या हो गया? अब कम हो गया, यानी 4% से क्या हो गया? कम। आंसर कितना आ गया हमारा? 10। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है ना, यदि किसी पुस्तक का मूल्य पहले 25% घटाया जाए और फिर 25-20% बढ़ा दिया जाए, तब पुस्तक के मूल्य में निवल परिवर्तन कितना होगा? हम इस क्वेश्चन को पहले बेसिक से जानते हैं, उसके बाद फॉर्मूला होता है जिसको पुट करने के बाद डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। ठीक है, कह रहा है ना, बस पुस्तक का मूल्य, मैंने मान लिया ना पुस्तक का मूल्य ₹100 है, पहले इसको है ना 25% जो है ना बढ़ाया जाता है, तो एक बात मुझे बताओ, बढ़ के कितना हो जाएगा? 125, और फिर 20% तक बढ़ाया जाता है। यदि मैं इसमें 20% फिर बढ़ा दूँ, तो 125 का 20% मैं निकालूँ तो कितना आएगा? 125 गुना 20 बटे में 100,
5 से 20 से काटते हैं तो 20 एकम 20, 20 बचे 100, फिर 5 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा 25। यानी 125 का 20% कितना आया 25। यानी इसकी कीमत फिर 25 से अगर हम बढ़ा देते हैं तो कितना कीमत हो जाएगी 50। तो कह रहा 1 मिनट 25% घटाया जाता है, सॉरी ये हम लोग बढ़ा के बना दिए। पहले मूल्य जो है ना 25% घटाया जाता है। अगर 100 है, अगर मैं इसका 25% घटा दूँ तो कितना हो जाएगा 75। और कह रहा है ना फिर 20% तक बढ़ जाए। अब इसको है ना 20% जो है ना बढ़ा दिया जाता है। तो एक बात बताओ, 75 का मैं 10% पूछूँ तो तुम क्या कहोगे 7.5, और 20% के लिए क्या कहोगे 2 से गुना कर दोगे, कितना आएगा 15। यानी 75 का 20% कितना आएगा 15। यदि 75 को फिर 15 से बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा 90। तो कह रहा है ना पुस्तक के मूल्य में निवल परिवर्तन क्या होगा। पहले पुस्तक की कीमत थी 100, अब हो गई है 90। कितने की कमी हो गई है भाई, तो 10 की कमी हो गई है। कितने पे, आपका बेस तो यही है ना, 100 पे 10 रुपए की कमी हो गई है। और इसको परसेंटेज में बदलने के लिए हमको 100 से गुना करना होगा, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, तो कितना परसेंट की कमी आ गई भाई, तो 10%। यानी 10% से जो होगा ना उसका निवल मूल्य घट जाएगा। एक बात मैं बता देता हूँ, आप लोग देख लो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला कैसे आता है बता देता हूँ। देखिए जब भी दो वेरिएबल आपस में जो है ना मल्टीप्लीकेशन में हो, जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लीकेशन में हो और पूछे मेरा इसमें क्या परिवर्तन होगा, और इसमें कहे कि x% बढ़ा दिया जाए, इसमें कहे y% बढ़ा दिया जाए, तो कहे कि इसमें कितना का परिवर्तन होगा, तो जो इसमें तो यह परिवर्तन जो ना ये बराबर एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे के 100 के बराबर होगा। इतने परसेंट के क्या होता है बराबर होता है। यदि x की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो प्लस ले लेंगे, और y की वैल्यू अगर पॉजिटिव रहेगी तो प्लस लेंगे। और सीधा सीधा ये समझे ना, अगर बढ़ाने को कहा जाए तो पॉजिटिव साइन लेना, और घटाने को कहा जाए तो निगेटिव साइन लेना है। जैसे कि यदि हम x की वैल्यू 10% ले लें और y की वैल्यू 10% ले लें, तो मैं पूछूं कि हमारा क्या होगा इक्विवेलेंट जो समतुल्य वृद्धि क्या होगी, तो क्या होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, यानी 10 गुना 10 बटे में 100, यानी कितना होगा 21%। ठीक उसी तरह पहले जो ना मूल्य 25% घटाया गया है, फिर मूल्य को क्या किया है 20% बढ़ा दिया गया है। यदि हम उसको फार्मूला अप्लाई करते हैं तो एक्स प्लस एक्स वाई बटे 100 का, तो देखो एक्स की वैल्यू देख रखी है -25, वाई की वैल्यू दे रखी है +20, और एक्स गुना वाई करना है हमको, तो गुना करते हैं तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। 25 गुना 20 बटे में कितना 100, तो 25 चौका 100, और 4 से काटते हैं तो कितना आएगा 5। यानी कि कितना आ गया 25 और -5 -30 प्लस 20 कितना है -10। यानी कि जो कमी होगी ना पुस्तक के मूल्य में निवल परिवर्तन, वो कितना होगा -10%। माइनस ये दिखा रहा है कि वो घट जाएगा। यानी आंसर हमारा कितना आ गया, आंसर बी 11 का भी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 12 है। कह रहा है ना सुमीत ने, जो हमारा सुमित है, वो अकबर से 10% ज़्यादा अंक पाए हैं। तो कह रहा है अकबर ने सुमित से कितने प्रतिशत कम अंक पाए हैं। एक है हमारा सुमित और दूसरा है हमारा अकबर। और जो सुमित है ना ये कह रहा है अकबर से 10% अधिक अंक पाया है। यदि हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे +1/10। यानी अकबर यदि 10 अंक लाता है तो सुमित उससे 1 अंक अधिक 11 अंक लाता है। ठीक है। अब कह रहा है ना अकबर ने, यानी अकबर ने सुमित से कितने प्रतिशत कम अंक पाए। तो कितना कम अंक पाया है 1। कंपैरिजन किससे किया जा रहा है सुमित से। सुमित से कितने अंक कम पाए, तो जिससे भी कंपैरिजन किया जाएगा ना हम उसको नीचे बेस में डालेंगे। तो सुमित से कितना कम है भाई अकबर जो है ये, सुमित से कितना कम है 1, कितने पे 11 पे गुना 100, यानी कितना है 9.1/11% क्या है कम है। 9.1/11%
क्या है, कम है। तो 12 का आंसर हमारा कितना आएगा, आंसर 1। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12, 13। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या, 13। कह रहा है ना, एक निश्चित दूरी को तय करने हेतु अपना 20% समय बचाने के लिए एक मोटर चालक अपनी गति को कितने प्रतिशत से बढ़ाएगा। एक दूरी है, निश्चित दूरी है, उस दूरी को तय करने में 20% समय बचाना है, तो मोटर चालक अपनी गति को कितने प्रतिशत बढ़ाएगा। एक बात मुझे बताओ, दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुना चाल, समय गुना चाल, दूरी बराबर समय गुना चाल। ये जो दूरी है ना, ये कांस्टेंट है, यानी पहले जितनी दूरी तय करनी थी, आज भी उतनी ही दूरी तय करनी है। तो जो चाल और समय होगा ना, एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी जो हमारा स्पीड होगा और जो टाइम होगा ना, वो जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी स्पीड का जो रेशियो होगा ना, उसका ठीक उल्टा टाइम का रेशियो होगा, या फिर मैं ये कहूँ, टाइम का रेशियो जो होगा उसका ठीक उल्टा स्पीड का रेशियो होगा। एक बात बताओ, 20% समय बचाना है, 20% है ना समय हमको बचाना है, यानी कि -1/5। यानी पहले समय अगर 5 रख रहता, समय 5 लगता था, तो 1 बचाना है, तो समय अब कितना लगेगा, 4। यह क्या है, मेरा टाइम का रेशियो है। जो स्पीड का रेशियो होगा ना, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही जो होता है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर दूरी कांस्टेंट है, यानी कि पहले जितना था बाद भी उतना ही है, तो ये दोनों होता है ना एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गए। टाइम का रेशियो अगर 5-4 है, तो स्पीड का रेशियो भी 4-5 होगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। ठीक, पहले स्पीड थी 4, अब स्पीड हो गई 5। कितना बढ़ गई स्पीड, 1। कितना पे भाई, 4 पे, गुना 100। यानी जो इसकी स्पीड है ना, वो 25% से इसको बढ़ानी होगी। ये तभी, और जब 25% से अपना जो स्पीड बढ़ा लेगा, तो उसको 20% समय बच जाएगा। हमारा आंसर होगा कितना, बी। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है, यदि सुनीता की आय उसकी पति की आय से 75/4% अधिक है, तो कहता है उसके पति की आय सुनीता की आय से लगभग कितने प्रतिशत कम है। एक सुनीता है और उसका हस्बैंड है। कहता है जो सुनीता है ना, उसकी आय उसकी पति से है ना 75/4% क्या है, अधिक है। यदि हम इसको फ्रैक्शन को है ना, फ्रैक्शन में तोड़ते हैं, तो 75/4 और परसेंटेज हटाते हैं तो बटे में कितना आता है, 100। तो 25 तिहाई, 25 चौका, तो कितना आया, 3/16। यानी अगर इसके हस्बैंड की आय 16 है, तो सुनीता की आय इससे 3 अधिक होगी। कितनी होगी भाई, 19। अब क्या कह रहा है ना, अब उसके पति की आय सुनीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। उसके हस्बैंड की आय सुनीता की आय से कितना कम है भाई, 3 कम है। सुनीता से कितना कम है, कंपैरिजन यहाँ पे किससे हो रहा है, सुनीता से। तो सुनीता जिससे कंपैरिजन होगा उसको नीचे रखेंगे, गुना 100। यानी कितना आएगा, 300/19। 19 से कम 19, तो 11, 110, यानी लगभग लगभग 6। यानी कि लगभग लगभग जो है ना 16% कम है। यानी कि जो सुनीता का हस्बैंड है, उसका आय सुनीता से लगभग कितना कम है, तो 16% लगभग लगभग क्या कम है, कम है। अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14, 15। एक बात बताओ मुझे आप, कह रहा है वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि कर देने से, वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि कर देने से इसके परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है, या फिर 2πr, ये किसके बराबर होता है, परिधि के, परिधि के बराबर होता है। 2πr किसके बराबर होगा, परिधि के। यदि मैं 2r को एक साथ ले लूँ, तो क्या बन जाएगा, d। क्योंकि आपको पता है जो व्यास होता है ना, वो त्रिज्या का क्या होता है, 2 गुना होता है। ठीक है, तो पाई इंटू डी ये बराबर किसको होगा, परिधि के। ठीक है,
अब ये पाई क्या है? ये पाई कांस्टेंट टर्म है। पाई की वैल्यू एक कांस्टेंट है 22/7। यानी कि जो हमारा व्यास है और जो हमारा परिधि है ना, व्यास और परिधि परिधि ये जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब परिधि में जितनी वृद्धि होगी व्यास में भी उतनी ही वृद्धि होगी, परिधि में जितने की कमी होगी व्यास में भी उतनी ही की कमी होगी। तो कह रहा है व्यास जो है ना 200% से बढ़ा दिया जाता है, तो परिधि भी निश्चित रूप से 200% से क्या होगी, बढ़ जाएगी। यदि हमें ये सारी चीज़ें पता हो ना तो आंसर इसका डायरेक्ट लग सकता है बी, 15 का बी। आगे आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। कह रहा है ना आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि गई, बताएं कि समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत से घटाना होगा। उसके चौड़ाई को कितने प्रतिशत से घटाना होगा। एक बात मुझे आप बताओ, लंबाई में क्या किया जा रहा है, लंबाई को जो ना वो 60% से बढ़ा दिया जा रहा है, यानी कि 3/5। यानी लंबाई पहले 5 थी, 3 बढ़ गई, कितनी हो गई 8। और कह रहा है ना क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए, क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए उसकी चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाना होगा। मैंने मान लिया ना जो पहले वो जो था यानी आयत, उसका एक एरिया मान लेता हूँ। एरिया कौन सा मानता हूँ, तो इन दोनों का एलसीएम 40। मैंने मान लिया ना पहले जो एरिया था ना वो 40 था, आज भी एरिया 40 है, क्योंकि क्षेत्रफल को हमें बनाए रखना है। एक बात बताओ, एरिया 40 होगा और लेंथ 5 है, तो हमारा ब्रेथ कितना होगा भाई, ब्रेथ जो है हमारा ना वो 8 होगा। और अब जो है ना लंबाई हो गई है 8, तो हमारा चौड़ाई कितना आएगा भाई 5। आपको पता होना चाहिए लंबाई गुना चौड़ाई ये बराबर होता है किसके, एरिया के। किस केस में, तो आयत के केस में। आयत का क्षेत्रफल ये बराबर होता है किसके, लंबाई और गुने चौड़ाई के। ठीक है, तो 8×5 = 40, फिर 8×5 = 40। पहले चौड़ाई कितना था 8, बाद में कितना कर दिया गया 5, कितना घटाया गया भाई 3, कितने पे 8 पे। और इसको परसेंटेज में बदलना तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, यानी आएगा हमारा 37.5% की जो है ना घटाना होगा। 37.5% हमको चौड़ाई घटाएंगे, तब जाके हमारा क्षेत्रफल जो है ना समान रहेगा दोनों केस में, और 60% वृद्धि करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से भी सोच सकता हूँ। एक बात बता मुझे, लेंथ इंटू ब्रेथ ये बराबर होगा किसके, एरिया के। लंबाई गुना चौड़ाई ये बराबर होगा किसके, एरिया के। एरिया कह रहा है ना इसको समान बनाए रखना है, पहले केस में भी दूसरे केस में भी। इसका मतलब ये जो एरिया है ना ये कांस्टेंट है। जब एरिया कांस्टेंट है ना तो एल और बी एक दूसरे के जो ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि एक दूसरे का ठीक क्या होगा, उल्टा होगा। तो आप मुझे बताओ लेंथ का जो रेशियो है वो क्या था, 5 था, 3 बढ़ गया 8 हो गया। तो ब्रेथ का रेशियो कितना हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा, क्योंकि साइन ऑफ क्या है, इन्वर्स है साइन इसका, तो 8 हो जाएगा 5 हो जाएगा। यानी पहले जो लेंथ था, सॉरी ब्रेथ था, यानी कि चौड़ाई थी वो 8 थी, अभी जो चौड़ाई है ना वो 5 है। कितनी कम हो गई भाई, तो 3 की कमी हो गई, कितने पे भाई, तो 8 पे गुना 100। एक बात बताओ मुझे, 1/8 को यदि फ्रैक्शन में तोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 12.5 आता है। अब जब आप 3/8 को फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो क्या करोगे, इधर 3 से गुना हुआ तो इधर भी 3 से गुना करोगे तो क्या आएगा, 37.5%। यानी कि 37.5% जो है ना उसको अपनी चौड़ाई घटानी होगी, तभी जाके उसका क्षेत्रफल वहीं रहेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है ना वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि हुई है, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। एक बात मुझे बताओ, भुजा में है ना 10% से वृद्धि हो रही है, 10% यानी +1/10। यानी पहले भुजा क्या था, उसका 10 था, अब एक बढ़ गया, भुजा कितना हो गया 11। तो एक बात बताओ,
वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? साइड स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो यदि हम भुजा का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 100। और फिर जब भुजा का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 121। यानी पहले जो एरिया था ना वो 100 था, अब जो एरिया है ना 121 हो गया। क्यों हुआ है भाई? क्योंकि हमने उसके साइड में 10% बढ़ा दिया है। ठीक है, तो 100 था 121 हो गया। कितना बढ़ा? 21 बढ़ गया। कितने पे भाई? तो 100 पे, क्योंकि बेस इसका यही है, गुना 100। यानी 21% जो है ना उसका एरिया जो है ना बढ़ जाएगा। उसकी भुजा में 10% वृद्धि होने के कारण उसका एरिया जो है ना 21% से बढ़ जाएगा। या फिर एक बात बताओ, दो वेरिएबल, मैंने बोला था ना, दो वेरिएबल जब आपस में मल्टीप्लीकेशन में हो और इसमें x बढ़ाया जाए, इसमें y बढ़ाया जाए, तो इसमें जो परिवर्तन होगा ना वो बराबर होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 के। यदि इसको x प्रतिशत से बढ़ाया जाए और इसको y प्रतिशत से बढ़ाया जाए तो इसमें जो परिवर्तन होगा ना यही होगा, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100। यहाँ पे भी आप ठीक से देखोगे तो साइड इंटू साइड ये बराबर होगा किसके? एरिया के। साइड में 10%, फिर साइड में 10%। तो अगर इसको हम पुट करते हैं तो क्या आएगा? 10 + 10 + 10 गुना 10 बटे में 100, यानी कितना आएगा भाई? तो 21%। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 18। कह रहा है ना बिक्री कीमत दुगुनी कर दी जाए। बिक्री कीमत कहने का मतलब क्या है? तो सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। तो मुनाफा जो है ना 30 गुना हो जाता है, यानी कि जो लाभ है ना वो 30 गुना हो जाता है। तो कह रहा मुनाफा प्रतिशत होगा, मैंने मान लिया ना उसका कॉस्ट प्राइस एक्स है। कॉस्ट प्राइस कहने का मतलब क्रय मूल्य उसका क्या है? एक्स है। और ये सेलिंग प्राइस जो है ना वो वाई है। सेलिंग प्राइस कहने का मतलब क्या? विक्रय मूल्य। तो अब मुझे बताओ, जो विक्रय मूल्य है वो वाई है, जो क्रय मूल्य है वो एक्स है। तो लाभ कितना है भाई? तो वाई माइनस एक्स। लाभ क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो लाभ मैंने क्या निकाला? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब कह रहा है ना विक्रय कीमत को ना दुगुना कर दिया जाए, यानी कि अब सेलिंग प्राइस जो है ना आपका दुगुना कर दिया जाता है, इंटू वाई कर दिया जाता है। तो बता मुझे मुनाफा कितना होगा भाई? तो 2y माइनस एक्स होगा। मुनाफा बराबर यानी लाभ बराबर क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य अब नया वाला 2y है और क्रय मूल्य y, क्रय मूल्य जो है ना वो x का x ही है। तो कितना हो जाएगा? 2y माइनस एक्स। और जो कह रहा है ना मुनाफा जो है ना 30 गुना हो जाता है, यानी पहले जो जितना था ना उसका 30 गुना मुनाफा होने लग रहा है। और 3 को हम भीतर ले जाते हैं तो आएगा 3y माइनस 3x। यह बराबर होगा किसके? 2y माइनस एक्स के। इस माइनस 3x को उधर ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा? प्लस 3x माइनस एक्स, यानी इधर आ जाएगा 2x। और ये 2y को है ना, एक मिनट कुछ प्रॉब्लम लग रही है यहाँ पे, 3 जब भीतर ले जाएंगे तो यहाँ पे 3y आएगा भाई। और जब इस 2y को हम इधर लेके जाएंगे तो कितना होगा? घट जाएगा तो y बचेगा। तो x बटे वाई हम निकाल सकते हैं क्या? इस y को नीचे ले जाते हैं और 2 को इधर ले आते हैं तो 1/2। यानी कि यदि हमारा क्रय मूल्य 1 रहा तो विक्रय मूल्य कितना रहा? 2। हमारा क्या था? एस पी। क्रय मूल्य कितना था? एक्स। और विक्रय मूल्य कितना था? वाई। और एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई? 1। और वाई की वैल्यू कितनी निकल के आई? 2। यदि हमारा क्रय मूल्य 1 रहा तो विक्रय मूल्य 2 रहा, तो नाफा कितने का हुआ भाई? 1 का हुआ। कितने पे? 1 पे, गुना 100। यानी 100% का होगा ना उसको मुनाफा होगा। मुनाफा जो होगा उसका क्या होगा? 100% का। ठीक है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं प्रॉफिट परसेंटेज किसके बराबर होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यानी कि लाभ बटे में क्रय मूल्य गुना 100। लाभ कितने का है? 1 का है भाई। लाभ जो है ना वो 1 का है। क्रय मूल्य कितना है? 1 गुना 100 करेंगे तो कितना आएगा? 100%। ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। कह रहा है ना एक मशीन के मूल्य में हर वर्ष 10% का ह्रास होता है, यानी कि उस मशीन की कीमत हर साल जो है ना 10% घटने लगती है। तो कहता है 3 वर्ष के पहले क्रय क्या था यदि इसका वर्तमान मूल्य जो है ना 8748 रुपये है। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैंने मान लिया ना, मैंने मान लिया
कि उस मशीन की कीमत 100 रुपए है। पहले हम बेसिक से देखते हैं। पहले साल इसमें 10% की कमी आती है, तो कितना हो जाएगा 90। फिर अगले साल इसमें 10% की कमी आती है, तो 90 का 10% निकालेंगे 9, तो 81। फिर अगले साल जो है ना इसमें 10% की कमी आती है, तो अगर हम 81 का 10% निकालते हैं तो आएगा कितना 8.1%, 8.1 आएगा। यदि हम इसमें घटा दें तो क्या आएगा 72.9। यदि 81 में 8.1 हम लोग घटा देते हैं तो कितना आएगा 72.9। 72.9, एक मिनट मुझे चेक करने दीजिए। 73 और 8 81, हाँ ठीक है 72.9। और जो है ना इसका वर्तमान मूल्य जो है ना 8748 रुपये है। तो कहता है कि 3 वर्ष पहले क्रय किया गया था, तो इसका क्रय मूल्य कितना था, यानी 3 वर्ष पहले की कीमत कितनी थी। यानी 72.9 की वैल्यू दे रखी कितनी 8748 रुपये। 8748 रुपये। तो हम ऐसा चेक करते हैं कितना गुना है हमारा। तो हम ध्यान से देखते हैं, यदि 10 में जाते हैं, एक मिनट, कितना गुना है। तो ऐसे कर सकते हैं हम लोग, सीधे एक की वैल्यू निकाल सकते हैं 8748/72.9 निकाल सकते हैं। ये दशमलव उठेगा, ऊपर जीरो जाएगा, काटते हैं। यदि हम एक से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1458। एक से नहीं काटेंगे, 729 में हम लोग भाग देंगे, किससे भाग देंगे 8748, ठीक है। एक मर्त में जाते हैं तो 729, 14 में से 9 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 1, 8, यानी कितना है 2 गुना, यानी लगभग लगभग ये जो है ना 120 गुना दिख रहा है, यानी 12। इससे हम भाग देंगे तो कितना आएगा 12, यानी 120, यानी जो हमारा टर्म जो है ना सीधा सीधा 120 गुना है। तो कह रहा ना इसका क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य कितना था 100, और इसको भी हम लोग क्या करेंगे 120 गुना कर देंगे। जब 120 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12,000। यानी 3 साल पहले ये 12,000 रुपये में खरीदा गया था। 10%, 10%, 10%, 3 साल ह्रास हुआ तो इसकी वर्तमान कीमत कितनी आ गई 8748 रुपये आ गई। यहाँ पे कुछ करना नहीं था, ठीक है। यहाँ पे 72.9 की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो एक की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 100 जो है ना उसकी हम लोग क्या करेंगे वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। आंसर हमारा कितना आ गया 12,000, आंसर सी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन 20 की तरफ। कह रहा है ना एक उपकरण का प्रतिवर्ष अवमूल्यन दर 10% है। अब से 3 वर्ष बाद इस उपकरण का मूल्य इसके वर्तमान मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। कह रहा है एक उपकरण का प्रतिवर्ष अवमूल्यन दर 20%, यानी कि 20% है ना उसके दर में कमी हर साल हो रही है। तो कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद इस उपकरण का मूल्य, इस उपकरण का मूल्य इसके वर्तमान मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। एक बात बताओ, हर साल क्या है 10-20% से घट जा रहा है। यदि हम फ्रैक्शन में देखें तो -1/5, यानी 5 कीमत थी, एक घट गई, कितनी हो गई 4। पहले साल भी वही हुआ, दूसरे साल भी 20% से घट जा रहा है, यानी कि 5 दूसरे साल थी 4 हो गया, फिर तीसरे साल भी 5 था 4 हो गया। अब क्या करते हैं ना ऊपर से लेके नीचे तक गुना कर देते हैं, तो 125, ये कितना होगा 64। यानी जो है ना उसकी वर्तमान कीमत 125 थी, 3 वर्ष बाद 20-20% की दर से अवमूल्यन होकर उसकी कीमत हो गई 64। तो कह रहा है हमारा इस उपकरण का मूल्य, इसके इस उपकरण का मूल्य इसके वर्तमान मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। कितना प्रतिशत होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, उपकरण का मूल्य, कह रहा है ना, देखिए ठीक से क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है एक उपकरण का प्रति वर्ष मूल्य जो है ना अवमूल्यन की दर 20% है। अब से 3 वर्ष बाद इस उपकरण का मूल्य इसके वर्तमान मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। 3 साल बाद इसका मूल्य कितना है 64, और पूछ रहा है इसके वर्तमान मूल्य का कितना प्रतिशत होगा। तो वर्तमान मूल्य कितना है इसका 125। कंपैरिजन किससे किया जा रहा है वर्तमान मूल्य से किया जा रहा है, और जिससे कंपैरिजन किया जाएगा ना हम लोग उसको नीचे रखेंगे और गुने क्या करेंगे 100।
तो 25 चौका 25 बचे, नीचे भी 2 से गुना कर दो, ऊपर भी 2 से गुना कर दो, तो 8, 8 से गुना करते हम लोग कितना आएगा, 8 चौका 32 के 2 हाथ में लगल 3 और 8 छक्का 48, 3 51, यानी कि 51.2% होगा। यानी कि इस उपकरण का मूल्य 3 साल बाद अपने वर्तमान मूल्य का 51.2% होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कह रहा है एक गांव की कुल जनसंख्या में 18% बच्चे हैं, जिनमें से यानी उन बच्चों में से 10% लड़कियां हैं। तो कहता है लड़कियों की संख्या 9 है, तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। ये गांव की कुल जनसंख्या है, इसका 18% जो है ना वो क्या है, बच्चे हैं, और इन बच्चों का जो है ना 10% क्या है, लड़कियां हैं। और लड़कियों की जनसंख्या कितनी दे रखी है भाई, 90। गांव की ये कुल जनसंख्या है, उसका 18% क्या है, बच्चे हैं, और उन बच्चों का 10% क्या है भाई, लड़कियां हैं। इसका मतलब 90% लड़के होंगे। ऐसे इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो 10% की वैल्यू क्या दे रखी है, 90। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 900। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 900। इसका 10% है ना, 90 था ना, इसका इस वाले का 10% क्या था, 90। तो 100% निकालेंगे तो हमको यहाँ की वैल्यू मिलेगी। अब देखिए, और इसका जो है ना 18% 900 है, इसका जो है 18% क्या है, 900 है। कितना गुना है भाई, तो 50 गुना। तो मैं सीधे सीधे 100% निकालूं तो इसको क्या करना होगा, 50 गुना करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 5000। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5000। यानी गाँव की कुल जनसंख्या कितनी है भाई, तो 5000। मुझे पता है आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा यहाँ पे, लेकिन आप इसको बार बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। कुल जनसंख्या का 18% बच्चे हैं, बच्चों का 10% है ना, लड़कियां हैं। बच्चों का 10%, बच्चों का 10% क्या है, लड़कियां हैं, और उनकी संख्या कितनी दे रखी है, 90। यदि हम बच्चों का 100% पूछें, बच्चों का 100%, तो 10 से इधर गुना करो, 10 से उधर गुना करो, तो 900। यानी बच्चों की संख्या आ गई 900। ये जो है ना बच्चों की संख्या, ये कुल जनसंख्या का क्या है, 18% है। यानी कि 18% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 900। तो 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5000। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। पढ़िए क्वेश्चन को। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 5% बढ़ती है, प्रति वर्ष 5% बढ़ती है। 1995 में इसकी जनसंख्या है ना 1,38,915 थी, तो 1992 में इसकी जनसंख्या कितनी थी। तो 1992 में इसकी जनसंख्या कितनी थी, ये बताइए। जनसंख्या जो है ना हर साल कितना बढ़ रहा है, 5%। 5% यानी कि क्या, +1/20। यानी 20 थी, बढ़ के 21 हो गई पहले साल। दूसरे साल भी क्या 20 थी, बढ़ के 21 हो गई। तीसरे साल भी क्या थी, 20 थी, बढ़ के कितनी हो गई, 21। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे तक गुना कर देंगे, तो आएगा कितना, 8000। और ये आएगा 21 का क्यूब जो होता है ना वो 9261 होता है। अब जो कह रहा है ना 1995 में इसकी जनसंख्या दे रखी है कितनी, 1,38,915। यानी कि 961 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 1,38,915। यदि आप लोग ठीक ठीक देख रहे होगे ना, यदि आप लोग सही सही देख रहे होगे, तो ये जो है ना सीधा सीधा 15 गुना दिख रहा है, सीधा सीधा 15 गुना दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको भी है ना 15 गुना कर देंगे। जब 8 में 15 से गुना करेंगे तो 120, और 3 जीरो है तो 3 जीरो अंतिम में डाल देंगे, तो कितना आ गया हमारा, 1,20,000। यानी कि 1992 में 1,20,000 जनसंख्या थी, जो 1995 में बढ़ के कितनी हो गई, 1,38,915। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। एक शहर की जनसंख्या एक दशक में है ना, एक दशक यानी दशक मतलब होता है 10 साल, 1,75,000 से बढ़कर कितनी हो गई, 2,62,500, 2,62,500 पहुंच जाती है। तो कहता है प्रति वर्ष जनसंख्या में वृद्धि क्या होगी, प्रति वर्ष जनसंख्या में वृद्धि का औसत प्रतिशत क्या होगा। 1,75,000 था,
1,75,000 था, बढ़ के कितना हो गया भाई? 2,62,500। मैं पूछूं कितना बढ़ा? तो 25 उधर, 62 इधर, तो 87,500 क्या हो गया? बढ़ गया। कितने पे बढ़ा भाई? तो 1,75,000 पे बढ़ा। परसेंटेज निकालना तो क्या करें? 100 से गुना कर देंगे। तो ये 2 जीरो से क्या ये 2 जीरो कट जाएगा, और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा। अब हम काटते हैं 25 से, 25 नवे, और इसको काटते हैं 25 3 75, 12 5 जीरो, 350। गलत जा रहे हैं क्या हम लोग? यहाँ से हम 25 से काटेंगे ना, तो ये 9 नहीं 7 आएगा, और 25 से जब हम इसको काटेंगे तो आएगा 350। यानी कितना आया हमारा? 350 बटे में कितना? 7, यानी कि 50%। एक बात बताइए, ये 50% बढ़ा, लेकिन कितने सालों में? 10 सालों में, एक दशक में बढ़ रहा है। तो मैं पूछूं, 10 साल में बढ़ा लगभग 50%, तो हर साल कितना बढ़ा? तो 50 बटे 10, यानी कि 5% वो हर साल क्या हो रहा है? उसकी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। हमारा आंसर कितना आ गया? आंसर बी। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कह रहा है ना, संतरे की कीमत 20% कम हो जाने से एक आदमी 120 रुपए में 20 संतरे ज़्यादा खरीद सकता है। तो कह रहा है प्रति संतरे का मूल कीमत क्या है? मूल कीमत कहने का मतलब हमारा ओरिजिनल प्राइस क्या था? ओरिजिनल प्राइस मतलब वास्तविक कीमत क्या थी, यानी कि बढ़ने से पहले क्या था। ठीक है, एक बात मुझे बताओ आप, कीमत क्या हो जा रही है? 20% क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। कीमत क्या हो जा रही है? 20% क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है, यानी -1/5। यानी कीमत 5 थी, एक घट गया, कीमत कितनी हो गई? 4। और बढ़ने से पहले और बढ़ने के बाद एक्सपेंडिचर इसका क्या है? सेम है। यानी पहले जितना खर्चा करता था 120 रुपये, आज भी 120 रुपये खर्चा करता है। तो मैं एक बात बताओ, तो इसकी जो है ना खपत यानी कंजम्पशन, इसका क्या होगा? ठीक उल्टा हो जाएगा। इन 4 रेशियो 5, प्राइस का जो रेशियो होगा उसका ठीक उल्टा जो है ना उसके खपत का रेशियो होगा। यानी पहले खपत थी 4, आज खपत हो गई है 5। ठीक है, क्यों? तो भाई 20% रेट कम हो गया। जब रेट कम हो गया तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा सामान ले जाएगा। तो कह रहा पहले उसको 4 संतरे मिलते थे, अब मिलते हैं उसको 5 संतरे। कितने संतरे ज़्यादा मिलते हैं भाई? तो 1, और इस 1 की वैल्यू दे रखी है 20 संतरा। कह रहा 120 रुपये में ना 20 संतरे ज़्यादा खरीद सकता है। 120 रुपये में 120 रुपये में 20 संतरे वो क्या कर सकता है? ज़्यादा खरीद सकता है। यानी पहले 4 संतरे मिलते थे, अब 5, यानी कितने ज़्यादा मिलने लगे? तो एक की वैल्यू दे रखी है कितनी? 20 संतरा। तो मैं बात बताओ, 5 की वैल्यू कितनी होगी? कितनी गुनी है? तो 20 गुनी है, तो इसको भी क्या करेंगे? 20 गुना करेंगे, यानी 100। और इस 4 की वैल्यू 20 गुना करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 80। कहने का मतलब ये है कि पहले 120 रुपये में 80 संतरे मिलते थे, अब जो है ना 120 रुपये में 100 संतरे मिलते हैं। तो पूछ रहा है क्या? प्रति संतरे की मूल कीमत। 80 संतरा मिलता था भाई, कितने रुपए में? 120 रुपये में। तो एक संतरा मिलता होगा भाई कितने रुपए में? तो 120 बटे में 8, यानी कि कितना रुपया है भाई? 15। एक मिनट, 80 होगा ना, तो 1.5 जीरो छूट गया था यहाँ से, तो 80 तो कितना आएगा? 1.5, यानी उसकी पहली कीमत कितनी थी? 1.5। यदि अगर क्वेश्चन में यह पूछता कि उसकी वर्तमान कीमत कितनी है, तो वर्तमान में उसको कितना सेव मिल रहा है? 100। 100 संतरा, संतरा है ना, 100 संतरा खरीदता कितने रुपए में भाई? तो 120 रुपये में। तो एक संतरा कितने में खरीदेगा वो? तो 120 बटे में 100, यानी कि 1.2 रुपये में वो क्या करेगा? एक संतरा खरीदेगा। तो वहीं पूछ रहा है प्रति संतरे की मूल कीमत क्या है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने लोग अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आज इतने ही तक रहने देते हैं। जितने भी एनटीपीसी में परसेंटेज से पूछे गए थे ना, लगभग जो उसका बेसिक पूछा गया, यानी जो लो लेवल के क्वेश्चन थे ना, वो हमने इस वीडियो में पढ़ लिया। अब इसके आगे वीडियो में है ना हम लोग मॉडरेट जो लेवल का क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे। इसका पीडीएफ जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे थोड़ी देर में मिल जाएगा। इसके लिए आप लोग टेलीग्राम लिंक को फॉलो कीजिएगा और चैनल को क्या करना है आप लोगों को? ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, थैंक यू।